हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट से एक चैप्टर करते हैं आज, जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसा कि आप जानते हो, हमारी पूरी जो इकोनॉमी की जो सीरीज़ है, हमने उसके अंदर सीबी सचदेवा की बुक को बेस बनाया हुआ है और उसके ऊपर से वैल्यूडेशन हमने करी हुई है स्टैंडर्ड बुक से नितिन सिंघानिया। हम लोग पहले उसका थर्ड एडिशन कर रहे थे, अब उसका फोर्थ एडिशन आ गया, जिसके अंदर 4 नए चैप्टर हैं, वो भी हम करेंगे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में आप लोगों ने मेरे साथ नेशनल इनकम कवर करा, आप लोगों ने थोड़ा सा पार्ट एक चैप्टर के अंदर बजट का देखा, आप लोगों ने मनी एंड बैंकिंग को कवर करा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में एक चैप्टर आपका और रह जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। इसको शॉर्ट में बीओपी कहते हैं। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो हम देखेंगे इसको। तो लेट्स स्टार्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये वाली बुक आपकी काफ़ी हेल्प कर देती है। जब आप पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लोगे, अच्छे से लर्न कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, ये सारे जो टर्म्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। और चैप्टर के अंदर कोई टर्म अगर मिसिंग हो, किसी की डेफिनेशन आपको एकदम से समझ में ना आ रही हो, आपको इस चैप्टर की डिक्शनरी को एकदम से अगर रेफर करना हो, तो आप इसके इंट्रोडक्टरी पेज पर आकर इन सारे टर्म्स को रेफर कर सकते हो। ये वाली चीज़ आपको हर एक पीडीएफ में मिल जाएगी। आपके पास अगर बुक है तो उसमें मिल जाएगी, लेकिन मैंने पीडीएफ के अंदर इस वाले पेज को भी मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि सीबी सचदेवा से जब भी कोई चैप्टर पढ़ा रहा हो तो इसको क्लिक करूँ, ताकि आपके लिए डेफिनेशंस का जो पेज है, जो एक काइंड ऑफ डेफिनेशंस की जो डिक्शनरी आपके लिए, वो हैंडी हो, आपके लिए रेडीमेड हो। तो हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का मतलब समझते हैं। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बेसिकली है ना, ये वाला जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, आप याद रखना, आईआर के कंटेक्स्ट में, इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में। अब इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में जब हम यूज कर रहे हैं इसको, तो यहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस क्या, किस चीज में इंटरनेशनल रिलेशंस, वो है एक नेशन के दूसरे नेशन के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस के कंटेक्स्ट में। अब इकोनॉमिक रिलेशंस का कंटेक्स्ट क्या होगा, वो होगा सिंपल तरीके से नेशन, हम लोग यहां पर ले लेते हैं नेशन ए, और यहां पर ले लेते हैं नेशन बी को। नेशन ए और नेशन बी, इन दोनों के बीच में यहां से कुछ सामान और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज यहां पर जाएगा, यहां से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज यहां पर जाएगी। यानी कि ये इकोनॉमिक रिलेशंस किस फॉर्म में हमें देखने को मिल रहे हैं, ट्रेड। जब भी व्यापार दो देशों के बीच में, हम लोग अभी एग्जांपल के लिए, जैसा कि आपको पता है ना, नेशनल इनकम को समझने के लिए हम लोग, या माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट जब हम समझते हैं, तो हम लोग टू गुड इकोनॉमी का एग्जांपल मान लेते हैं जब भी हम पीपीसी को डिस्कस करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। ऐसे आप दो नेशन का एक एग्जांपल मान के चलो कि दो नेशंस के बीच में व्यापार हो रहा है। जब व्यापार हो रहा है दो नेशंस के बीच में, अगर मैं यहां पर कॉम्बिनेशन में, ध्यान से समझना ये वाला कंसेप्ट, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं, आपको जो समझा रहा हूं, यही इस चैप्टर की जिस्ट है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों नेशंस को कॉम्बिनेशन में ले लूं, नेशन ए प्लस नेशन बी, तो डेफिनेटली दोनों के दोनों देश कुछ ना कुछ आइटम एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे, और कुछ ना कुछ आइटम्स, गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट भी कर रहे होंगे। पहले मैं दो बातें लिख दूं, यहां पर दोनों चीजें कवर होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर के अंदर हम इनकी एक एडवांस टर्म यूज करते हैं, वैसे वो होता है टेंजिबल आइटम्स, यानी कि गुड्स जिसको टच कर सकते हो आप, उसको टेंजिबल कहते हैं, और इनटेंजिबल आइटम्स जिसको आप टच नहीं कर सकते, दैट इज सर्विसेज। ओके, ये मैंने एडिशनली आपको एक बात बता दी कि हम लोग यहाँ पर इनका थोड़ा सा एक एडवांस टर्म यूज़ करते हैं जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर को डिस्कस करते हैं। खैर, मैं बात कर रहा था आपसे, दो नेशन है, दोनों पक्का कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रहे होंगे, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल आइटम्स की, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की। अब एक्सपोर्ट जब भी कोई देश करता है, तो उसके पास जो इनकम है वो आती है। जब भी कोई नेशन इंपोर्ट करता है,
तो गुड्स एंड सर्विसेज तो उसके पास आते हैं, लेकिन पैसा देश के बाहर जाता है। ठीक है, अब नेशन ए ने भी कुछ आइटम जो है वो एक्सपोर्ट करा, कुछ आइटम इंपोर्ट करा, गुड्स एंड सर्विसेज। नेशन नेशन बी ने भी ऐसे ही करा होगा, कुछ आइटम्स गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट, कुछ आइटम्स गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट। अब यहां पर अगर हम लोग दोनों की समरी को निकालें, नेशन ए, नेशन बी, एक साल के अंदर विद इन वन एनुअल फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर अंदर दोनों के बीच में आइटम्स अगर हैं गुड्स एंड सर्विसेज ए बी सी, यहां पर 100 करोड़, यहां पर 120 करोड़, यहां पर 50 करोड़ माइनस, यहां पर 300 करोड़ माइनस, यहां पर 70 करोड़ प्लस, यहां पर 10 करोड़ प्लस। साफ तरीके से आपको दिख रहा है कि नेशन ए जो है उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो फेवरेबल है, क्योंकि माइनस साइड में जो है वो बी ज़्यादा है। और मैंने माइनस साइड यहां पर क्यों लिखी है? माइनस साइड मैंने इसको डिनोट करने के लिए लिखी है, इंपोर्ट को, क्योंकि वहां पर पैसा आपके देश से बाहर जाएगा, आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज तो आ जाएंगे वो, लेकिन चीज़ें जो पैसा है, जो आमदनी है, जो आपकी इनकम है, वो बाहर जाएगी। और हो सकता है उस केस के अंदर आप एक पर्टिकुलर देश के जो ये रिजर्व्स होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स, ज़्यादा इंपोर्ट करने की वजह से ये भी प्रभावित हो जाए। यानी कि यहाँ पर नेशन ए का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल है, ये इसकी साइड ओरिएंटेड है। अगर यहाँ पर नेशन बी जो है 300 करोड़ का इंपोर्ट अगर कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, और यहाँ पर इसके बाद में इसको ऑफसेट कर दूं 300 करोड़ के किसी एक्सपोर्ट से, तो ये और ये तो हो गया कैंसिल, ऑफसेट हो गया। अब ये 130 करोड़ के प्रॉफिट में आ गया। यहां पर अगर मैं इसके 50 करोड़ को ऑफसेट कर दूं किसी एक चीज से जो कि एक्सपोर्टिंग हो, ये और ये कैंसिल हो गया, और ये नेशन 170 करोड़ के नेट प्रॉफिट में आ गया। तो ये, लेकिन फिर भी नेशन ए और बी के कंपैरिजन में 170 करोड़, नेशन ए आगे है 130 करोड़, नेशन बी पीछे है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना? 40 करोड़ का। लेकिन कम किसकी साइड है? नेशन बी की साइड है। यानी कि दोनों कंट्रीज के बीच में जब व्यापार होता है तो ये जो है नेशन बी, ये 40 करोड़ के काइंड ऑफ, मतलब एक कहते नहीं है इसको, लेकिन मैं जो अभी आपको बता रहा हूं लेमन लैंग्वेज के अंदर आप उसको समझ जाओ, 40 करोड़ का नुकसान काइंड ऑफ इसको हो रहा है, या फिर वो प्रॉफिट जो कि ए को पहुंच पा रहा है वो बी को नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे करके हम पता लगाते हैं कि हमारा किसी भी कंट्री के साथ जो व्यापार चल रहा है उसके अंदर कौन सी कंट्री जो है उसका पलड़ा भारी है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस। और यहीं से कंट्री का हमें पता लगता है कि उसकी इकोनॉमिक रिलेशंस के टर्म्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस के टर्म्स में, व्यापार के टर्म्स में डेफिसिट साइड कितनी है या फिर क्रेडिट की साइड कितनी है, जिसको हम लोग ऑफिशियल तरीके से इस चैप्टर में कहना शुरू करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या उस नेशन का उस अपनी खुद की कंट्री के लिए क्या फेवरेबल है, या फिर वो नेशन एक डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पर है दूसरे नेशन के साथ व्यापार कर कर। हर एक कंट्री कोशिश ये करती है कि व्यापार तो देखो हो गई, अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में है या फिर सामने वाली कंट्री को जिसके साथ व्यापार हो रहा है उसको ज़्यादा फायदा मिल रहा है हम दोनों के बीच में व्यापार होने से, हम कैसे ना कैसे करके ये वाला जो गैप है जो 40 करोड़ का इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये वाला जो गैप है इसको कैसे ना कैसे करके कम करा जाए 40 करोड़ को। नेशन बी कोशिश करेगा क्योंकि बी पीछे है यहाँ पर, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की थ्योरी समझ में आई आप लोगों को? ये कैसे वर्क करता है, क्या होता है? बताओ, ठीक है? ओके, सबको समझ में आ गया? शाइनी, ईशा, श्रेया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप समझ गए ना ये क्या है, एक तरीके से
दो दुकानदार हैं, उनके बीच में जैसे लेन देन होती है ना, कोई किसी को एक रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, सामने वाला कह रहा है ठीक है ये हमारे गोडाउन में स्टोर हो जाना, 2 महीने के बाद आकर अपनी पेमेंट ले जाना। तो जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है और जो बंदा दुकान खोलकर बैठा है, तो वो देखेगा तो ना कि यार मेरे को इससे रॉ मटेरियल खरीदने में जो लागत आ रही है, फिर मेरा जो सामान बिक रहा है, या फिर जो रॉ मटेरियल जो बेच रहा है उस दुकानदार को, वो दोनों पार्टीज देखेंगे ना कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ डील करके नेट प्रॉफिट में है कि नहीं है। कोई भी एक पार्टी अगर लॉस में होगी तो ऑब्वियसली बात है उस लॉस को कवर करने की ट्राई करेगा, कोशिश करेगा। वो रॉ मटेरियल सप्लायर जो है वो ढूंढेगा ऐसे दुकानदार को जो कि उसको ज़्यादा पैसे दे दे, और अगर दुकानदार अगर लॉस में जा रहा है तो वो फिर ऐसे बंदे को देखेगा जो कि उसको और भी सस्ता रॉ मटेरियल सप्लाई करे। ऐसी कंट्रीज के बीच में ये जो है रिलेशंस वर्क करते हैं। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपने दो चीज़ें सीखी। ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म है। इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स में दो या दो से ज़्यादा जो देश हैं उनके बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस की टर्म है। यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जो नेट ट्रेड का जो नेट रिजल्ट निकला वो एक कंट्री के मतलब एक कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंटेक्स में वो फेवरेबल कंडीशन में है या फिर डिसएडवांटेज पोजीशन पर है कंट्री। ओके, यहां पर एक टर्म और होगी, वो मैं आपको बता दूंगा, आप यहां पर आओ। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये वैसे तो ये चैप्टर जो है बीओपी है, लेकिन इसके अंदर एक चीज और होती है बीओटी। मैं अगर आपको अभी अभी से ही बताना चाहूँ, जैसे डिफरेंस भी मिलेगा आपको यहाँ पर, देखो डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी अभी बताऊंगा। लेकिन आप बस इतना समझ जाओ, ये अगर बीओपी है तो छोटा सा कहीं पर एक ये पार्ट होता है बीओटी। बीओपी ज्यादा बड़ी चीज होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अभी डिफरेंस समझाता हूँ। यहाँ पर आप एक्सचेंज रेट भी जानोगे, जैसे रोज आप ये पढ़ते हो, जैसे इस चैप्टर के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। जैसे रोज आप अखबारों के अंदर देखते होगे एक चीज़, जैसे आज मैं लिखूँ $1 इन टू INR, ये रोज बदलता रहता है। आज कितना चल रहा है, $8, मतलब $1 में कितने इंडियन रुपीज़ आ सकते हैं, 83.38 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर लिखें 24 कैरेट गोल्ड प्राइस, तो बेसिकली इन दिल्ली टुडे, है ना, तो कितना चल रहा है 24 कैरेट का जो 10 ग्राम का जो गोल्ड है उसका रेट कितना चल रहा है, उसका चल रहा है 63,983। ये सारी चीज़ें जो पैक करी जाती है ना, जैसे अभी तो हम डॉलर ले रहे हैं यहाँ पर, तो $1 टू INR, 1 पाउंड टू INR 105.36 रुपीज़, 1 यूरो टू INR 90.40 रुपीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। हम ये जानेंगे कहाँ गए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, फॉरेक्स को जानेंगे हम लोग फिर उसके बाद ये भी जानेंगे कि ये फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइन कैसे होता है, कैसे हम हमारे पास ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि जब मैं यहाँ पर 1 यूरो डाल रहा हूँ तो वो 90 रुपीज़ क्यों है, 1 यूरो 1 रुपये के बराबर क्यों नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको बढ़ाता चलूँ, अगर मैं इसको 12 कर दूँ, 123 कर दूँ, 1234 कर दूँ, 12,345 कर दूँ, तो ये इतने रुपए ये बन जाएंगे। लेकिन ये रेट ऐसे डिटरमाइन क्यों हो रहा है, और ये आज कब का अपडेट है, 5 दिसंबर 5:36 सुबह की, तब जाकर ये वाला रेट हमारे पास है। रोज़ बदलता रहता है, ये रोज़ बदलता रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जिस तो बताई थी, यहाँ पर आ जाओ। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मैं यहाँ पर देखो इस वर्ड को समझाने के लिए ना मुझे ये वाली थ्योरी आपको समझानी पड़ी। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंसेप्ट है। अकाउंट मतलब क्या, ये मैंने अकाउंट ही तो बनाया है, अकाउंट ही तो बनाया है। आप लोगों ने फुकरे मूवी देखी है, फुकरे का पार्ट 1 देखा है। वो सरदार जी जो होते हैं वो नीतू मैम से ट्यूशन लेते हैं, किसकी, अकाउंट्स की। तो वो क्या प्रिंसिपल पढ़ता है, डेबिट वॉज वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता ये, अगर किसी ने देखी हो ये मूवी। यहाँ पर क्या है, हम लोग ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर कंट्रीज की दो चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। क्या चीज़, एक उसकी डेबिट साइड और एक उसकी क्रेडिट साइड। जैसे कि मतलब आप ये कह सकते हो कि मतलब डेफिसिट एंड क्रेडिट साइड, लेकिन डेबिट एंड क्रेडिट कहना ज़्यादा सही रहेगा। वो आप धीरे धीरे करके टर्म सीख जाओगे कौन सी सही है क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट,
बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बीओपी अकाउंट, एक तरीके से एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है उन सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का जो कि हुई हैं बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। ये जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, ये जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है जो इट इज जनरली वन एनुअल फाइनेंशियल ईयर। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये देश के नागरिकों के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में हो रही है, यानी कि ये तो हो गई एक इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स में इकोनॉमिक रिलेशंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जिसको मैं आपको अभी ऊपर बता भी रहा था, यही तो हुआ। गए आईआर के कंटेक्स में इकोनॉमिक रिलेशंस, और यही तो हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर, टेंजिबल आइटम्स को लेकर और इनटेंजिबल आइटम्स को लेकर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको एक चीज बताऊं यहां पर, हाँ, सारी सभी तरीके की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब यहां पर जब आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हो ना, विच आर कैरिड आउट बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, आप कहोगे रेसिडेंट्स के बीच में हो रही है? जी हाँ, रेसिडेंट्स के बीच में इसलिए हो रही है बिकॉज हमारी कंट्री, याद रखना, हमारी कंट्री एक मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल पर चलती है। ओके, बहुत ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। हर बैलेंस ऑफ पेमेंट में रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंटेक्स में अगर कंट्री डिपेंड करता है कि रिजीम कौन सी है। हमारे मिक्स इकोनॉमी मॉडल है, बहुत सारी कंट्री के अंदर सिर्फ सोशलिस्ट मॉडल होता है, किसी किसी के अंदर कम्युनिस्ट मॉडल होता है। हो सकता है वो कंट्री फिर ऐसे होते होते अथॉरिटेरियन हो सकता है वो कंट्री डिक्टेटोरियल हो। ये डिपेंड करता है कि फिर वहाँ पर जो है सरकार या फिर सरकारी बंदे या फिर जो देश का जो रूलर है वो करेगा, वो डिसाइड करेगा, वो सामान को मंगवाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज को मंगवाएगा, बेचेगा दूसरे देश में। ठीक है, एक बंदा भी हो सकता है, उसके द्वारा चलाई हुई उसकी सरकार, उसके पर्सनल लोग भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, ऐसा क्यों लिखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर? दुनिया की आज के समय में 85 to 90% कंट्रीज मिक्स इकोनॉमी मॉडल पे चलती हैं। कुल मिलाकर मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मिक्स इकोनॉमी मॉडल को भी गोली मारो। एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इट इज़ नॉट द गवर्नमेंट विच इज़ डिसाइडिंग कि क्या चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है। ज़्यादातर ये वाला काम जो होता है वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होता है। यानी कि यहाँ पर हम जो है लिबर्टी दे रहे हैं एक इंडिविजुअल को, एक फर्म को, एक एमएनसी को, एक कॉरपोरेट वर्ल्ड को। वो अपना सामान सर्विसेज वगैरह वो मंगवाएंगे, ऑर्डर दिया जाता है। आप अगर किसी प्राइवेट ऑफिस में काम करते हो, एमएनसी कल्चर में काम करते हो, आपको पता होगा आपकी कंपनी बहुत सारी चीज़ें मंगवाती होंगी, चाहे वो गुड है चाहे सर्विस है। 1-1.5 महीने, 6-6, 7-7 महीने पहले ऑर्डर जाते होंगे। ठीक है, अब उनका यहाँ से सामान मंगवाना और वहाँ से दूसरी कंट्री से डिलीवर करना, ये एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ये एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, मार्क माई वर्ड्स, ये एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। ठीक है, कि किसने कहाँ पर किसको सामान भिजवाया, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है उसको, कौन इंपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर बात ये है, आपके दिमाग में आएगा सर बार बार आप इंटरनेशनल एग्जाम्पल को यूज़ कर रहे हो, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट देसी ट्रेड नहीं होता, ये विदेशी ट्रेड होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो ये अकाउंट है वो देसी लेवल पर नहीं देखा जाता, वो विद इन द कंट्री नहीं देखा जाता, वो इंटर कंट्री होता है, ना कि इंट्रा कंट्री। इसलिए मैं बार बार इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज, इसलिए ऐसे एग्जांपल मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। डेबिट एंड क्रेडिट साइड ये जो है, ये दो कंपनी जो कि भारत के अंदर ही लोकेटेड है, उनके बीच में नहीं देखा जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये देखा जाएगा ओवरऑल देश में जितनी कंपनी है, जितने इंडिविजुअल है, पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, उनके द्वारा जो सामान मंगवाया गया, जो बेचा गया, जो सर्विसेज मंगवाई गई, जो बेची गई दूसरी कंट्रीज के साथ, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कैसा बैटर उस कंट्री के साथ, क्या हम लोग उनके साथ व्यापार करके ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो लोग ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाए, इस कंसेप्ट का एक्चुअली जो बर्थ है, ये बर्थ ऑब्वियस ही बात है ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, हमारे देश में अगर बीओपी के कंसेप्ट को अगर आप देखो समझो, तो इससे पहले तो 1991 के एलपीजी रिफॉर्म से पहले ये सब कुछ तो सरकार के हाथ में होता था, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट
ये जो अकाउंट है, ये जो बनना शुरू हुआ है, अगर आप इसको जानना चाहो इसकी टाइमलाइन, तो देखो प्रॉपर तरीके से कोई नहीं बता सकता। ये तो आज़ादी से पहले भी चलता था, जब अंग्रेज थे वो भी भारतीय सामान मंगवाते थे, मौर्यन एम्पायर वाले भी मंगाते थे, हड़प्पा के लोग भी मंगवाते थे। तो ये जो हुंडी का कंसेप्ट होता है, जैसे ऑक्ट्रॉय हो गया, हुंडी हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ये कंसेप्ट मतलब इसके लिए कोई टाइमलाइन और डेट तो कोई दे ही नहीं सकता, बिकॉज ये प्राचीन भारत के इतिहास से, प्राचीन विश्व के इतिहास से चले आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन टू बी प्रिसाइज 1991 के जब से एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे देश के अंदर आते हैं, तो ये जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, और जब इंडिविजुअल्स को, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स का ज़्यादा बोलबाला होता है, एक इंडिविजुअल, एक फर्म, एक एमएनसी, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है। वो जाकर जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ तभी तो पॉसिबल हो पाई जब इकोनॉमी हमारी लिबरलाइज हुई, और जब प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करा गया, जब यानी कि इकोनॉमी में बड़े सारे सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन हुआ, ठीक है। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? ओनली विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और यही तो बना फिर जाकर यहाँ पर आप इसका उठाओ एल, इसका उठाओ पी, इसका उठाओ जी, और ये बन जाता है एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इतनी बात समझ में आई? अब हाँ, मैं आपको एक चीज़ और समझा रहा था। इट इज़ अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, यहाँ पर देख लो, रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री का जो दायरा होता है, अगर हमें उसको जानना हो, हम कौन सी रेफरेंस यूज करते हैं श्रेया शायरी? रेसिडेंट्स को अगर हमें जानना हो, रेसिडेंट सिटीजन, सिटीजन तो होते नहीं है, जरूरी नहीं है ना नागरिकता उनके पास हो। रेसिडेंट के लिए हम लोग, श्रेया कौन सा दायरा देख, वेरी गुड, नॉर्मल रेसिडेंट। लेकिन वो दायरा बताओ ना श्रेया, वो टाइम पीरियड बताओ जरा मुझे। पीरियड नहीं, पीरियड ऑफ स्टे 1 ईयर, वेरी गुड। पीरियड ऑफ स्टे जो होता है वो 1 ईयर होता है। नहीं शायद 1 ईयर होता है पीरियड ऑफ स्टे, तभी तो उनको हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट्स कहते हैं। पढ़ा तो था हमने नेशनल इंक्वायरी चैप्टर के अंदर, जब एम्बेसी और वो सब पता लगा रहे थे, हमारे शिप्स हैं, हमारे बैरल्स हैं दूसरी कंट्री के अंदर पार्कड हैं, जो स्टाफ काम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस वगैरह का हमारे देश के अंदर, तो नॉर्मल रेजिडेंट को हम क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ स्टे शुड बी मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो जब ये ऐसी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जब कैरी आउट होती हैं बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इस चैप्टर में, जैसे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ना, बीओपी बोल सकते हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को आज के बाद आप बोलना शॉर्ट में, आप बोल सकते हो उसको रो। अब रो कुछ नहीं है, अगर आपको रो देखना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ गया? ये मैंने अभी आपको ये बनाकर दिखाया ना, ये देखो, नेशन ए, नेशन बी आपस में व्यापार कर रहे हैं, किसका? टेंजिबल आइटम्स का, इनटेंजिबल आइटम्स का। इनके बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ऑब्वियसली बात है, दिख ही रहा है, दो नेशंस आपस में व्यापार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक कंट्री के ये लोग ही होंगे, कोई फर्म ही होगी, कोई फैक्ट्री ही होगी, कोई एमएनसी ही होगी, या फिर कोई कॉरपोरेट इंडस्ट्री होगी जो कि सामान, गुड्स एंड सर्विसेज को मंगवा रही होगी, बेच भी रही होगी। दूसरी कंट्री में भी वो कोई ना कोई फर्म या इंडिविजुअल उसको ले रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा या बेच रहा होगा। तो ये क्या चल रहा है? रेसिडेंट्स एंड रो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपको बोला, हम अपने आपको समझाने के लिए दो नेशंस का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। लेकिन भारत का व्यापार क्या, या भारत में अगर अंबानी अदानी किसी तो कुछ मंगवाते हैं, कोई भी नॉर्मल सी फैक्ट्री फर्म वगैरह कुछ भी मंगवाती है, सिर्फ अंबानी अदानी थोड़ी ना व्यापार करते हैं बाहर से जो सामान आता है, ठीक है। कस्टम वाले एयरपोर्ट पे जो खड़े रहते हैं, जो समुद्री इलाकों के आसपास जो खड़े रहते हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो भी फर्म्स हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, तो क्या वो सिर्फ एक या दो कंट्रीज के साथ व्यापार करते हैं क्या? बताओ, दुनिया भर से हमारे देश में सामान नहीं आता है। हमारे देश से प्रोडक्ट्स आपको सिर्फ मेड इन यूएसए और मेड इन चाइना दिखते हैं? बोलो, नहीं ना। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर मैं ये इस टर्म को खोद दूं, अगर खोद खोद कर निकालूं, अगर इसको गहराई से जानना चाहूं, तो एक वर्ड निकल कर नहीं आएगा मेरे सामने, यही तो होगा। ग्लोबलाइज वर्ल्ड, है कि नहीं? अब समझ गए मैं यहां पर क्यों कह रहा था, दिस इज एन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
सरकार जब पहले चलाती थी देश को और बाहर से कुछ सामान वगैरह मंगवा रही है, क्या पूरी दुनिया के साथ उसकी डीलिंग थी? इतना ज़्यादा ट्रेड होता था? सरकार अपने आप में इतना ज़्यादा करके करेगी क्या? यहाँ पर जो लोग हैं, व्यापार अगर कर रहे हैं तो व्यापार ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा किसी इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं। आप बाहर से जो सामान जो मंगवाते हो, अगर आपने बाहर से कोई सामान मंगवाया है तो वो शौकिया तौर पर या अपनी लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय करने के लिए नहीं मंगवा सकते आपके सामान, बताओ। अरे नॉर्मल सी बात कर लो यार, हर एक हिंदुस्तानी जो है वो आईफोन मंगवाता है जब उसके चाचा मामा मामी कोई भी जो बाहर जाते हैं, जैसे दुबई गए हैं, कोई कोई कनाडा गए हैं। क्यों शाइनी? वहां पर सस्ता मिल जाता है। ये चलता है कि नहीं चलता ये हाइप इंडिया के अंदर कि आईफोन अभी मत मंगवाओ, तुम्हारे मामा मामी अभी आने वाले हैं न्यू ईयर के टाइम पर, ऐसा, या चाचा चाची आने वाले जो भी है, या पापा जाएंगे अभी बिजनेस टूर से वगैरह वो करके, तो वो ला देंगे, वहां से सस्ता मिल जाएगा। तो ये आईफोन आ कैसे रहा है यहाँ पर इंडिया में? और हम क्यों इतने सेटिस्फाई होकर बैठेंगे वो हमें मिल जाएगा, 2-3 महीने का इंतजार है, पैसे भी बच जाएंगे और बाहर बाहर से आ भी जाएगा। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ है? ये ऐसे ही तो पॉसिबल हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, राइट? है कि नहीं? ऐसे ही पॉसिबल हुआ है ना। और यही अगर हम देखें, हमारे पापा या चाचा वगैरह दुबई में पैसा देकर आए और श्रेया वहां से प्रोडक्ट ले आए, एक वहां से गुड एक टेंजिबल आइटम ले आए, आईफोन ले आए। एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई यहां पर कि नहीं हो गई? बताओ, हो गई है कि नहीं हो गई है? ये मान लो दुबई है, ये इंडिया है। यहां पर मैं शाइनी क्या लिखूं? मैं यहां पर ऐसा करके लिख सकता हूं, 1.5 लाख माइनस, और यहां पर 1.5 लाख प्लस। 1.5 लाख चले गए ना पापा की जेब से, चाचा की जेब से आईफोन लाने में। गुड तो यहां पर आ गया, टेंजिबल आइटम तो यहां पर आ गया, लेकिन वो पैसा किसको दिया है जाकर? कौन सी कंट्री को? दुबई। अब हमें इस 1.5 लाख को ऑफसेट करना पड़ेगा ना किसी चीज से, वरना हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? डिसएडवांटेज पोजीशन पर। देश के पास करेंसी इनफ्लो होना चाहिए या फिर आउटफ्लो होना चाहिए? इनफ्लो होना चाहिए। ये बातें पल्ले पड़ रही हैं? टेक्निकल तो नहीं लग रहा था चैप्टर? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत इजी टर्म्स में समझाऊं आपको ये, बिकॉज ये कंसेप्ट आपके लिए नया है। ये वाली इकोनॉमिक्स क्योंकि नॉर्मली हमें कहीं सुनने को मिलती नहीं है, जानने को नहीं मिलती है कहीं ये सब, अनटिल आपने इकोनॉमिक्स अलग से नहीं पढ़ी है तो। क्लियर है? आगे बढ़ूं? अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको सच में ये जेन्युइनली समझ में आया अगर अच्छे से तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बेसिकली क्या करता है? ये रिकॉर्ड करता है कंट्री के इनफ्लो को और आउटफ्लो को। इनफ्लो और आउटफ्लो लेकिन किसका? इसलिए मैंने एग्जांपल लिया यहां पर। ये 1.5 लाख रुपए हमारे देश से माइनस हुए, दुबई में जाकर वो प्लस हो गए। आईफोन मान लो कि 14 प्रो मैक्स है, 15 प्रो मैक्स है, 1.5 लाख रुपए का है, वो यहाँ से हमने पैसा खर्च करा और वो पैसे दुबई वालों को दिया है हम जाकर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ? ये जो कंट्री के अंदर इनफ्लो या आउटफ्लो जो देखा जा रहा है ना, मैं आपको बार बार अभी तक क्या बोल रहा था? टेंजिबल आइटम, इनटेंजिबल आइटम। यहाँ पर मैं गुड्स का लिख रहा हूँ, लेकिन जब ये मैंने ये जो चिट्ठा बनाया है, जो डायरी बनाई है ट्रांजेक्शन करने के लिए, मैंने यहाँ पर गुड तो लिखा ही नहीं। शुरू से जब से मैं आपको एग्जांपल ही देना शुरू कर रहा हूँ, जब से मैं चैप्टर पढ़ाया मैंने आपको ये, मैं तो यहाँ पर पैसे ही पैसे लिख रहा हूँ, करोड़ 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 करोड़, लाख 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 लाख, माइनस प्लस ऐसे करके तो लिख रहा हूँ। मैं तो गुड तो लिखा ही नहीं। मैंने तो बस आपको बोला था कि गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजेक्शन में जो पैसे होंगे वो इंक्लूड कर जाएंगे या एक्सक्लूड कर जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैं ऐसा यहाँ पर क्यों लिख रहा था। हमें यहाँ पर बेसिकली ये देखना होता है कि एक साल के अंदर अंदर दो देशों के बीच में या फिर रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री और पूरी दुनिया भर से जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, उन ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करके हमारे देश में कितना इनफ्लो हुआ है या कितना आउटफ्लो हुआ है। लेकिन भाई साहब किस चीज का? फॉरेन एक्सचेंज का। कितने टाइम पीरियड के अंदर? एक एनुअल फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं फिस्कल ईयर। ये बता देगा ना कि हमारी पोजीशन कैसी है विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज जिसके साथ हमारा व्यापार है। बताओ, अगर मान लो कि हमारे देश में हम लोग गुड्स ज्यादा मंगवाते हैं, एक रिकॉर्ड निकल कर आया पार्लियामेंट के अंदर, एक रिपोर्ट आती है ऑडिटिंग, कैग की रिपोर्ट, उसने एक लाइन लिखी, क्या कुछ भी लिख सकता है, क्या कुछ भी लिख सकता है जो कि सरकार के तिजोरी को, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को प्रभावित कर रहा हो। कैग ने मान लो शाइनी श्रेया एक रिपोर्ट दी, उसने उसमें ये बोला कैग ने
कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैग बोलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, पता है? अगर आप चाहो तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट को डायरेक्टली हाईलाइट करता है कैग अपने रिपोर्ट में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और ये पार्लियामेंट के अंदर सामने जाती है। क्योंकि देखो ना श्रेया शाइनी, यहाँ पर बात आ रही है ना वही वाली ये एनुअल फाइनेंशियल ईयर वाली, तो बजट उससे डिसाइड होगा। और ऑब्वियसली बात है, ये इसका ब्लेम क्या सरकार, क्या जनता के ऊपर मरेगी कि मतलब जनता की वजह से ऐसा हो रहा है कि मतलब हमारे यहाँ जो सामान है ऐसा जा रहा है, या फिर सर्विसेज ऐसी आ रही हैं, पैसा बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है। ये तो सरकार के ऊपर है ना कि सरकार कितना कंट्रोल करके रख रही है कि नहीं रख रही है कि नहीं? सरकार की भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी भी तो ट्रांजेक्शन होती हैं। अब अगर एक रिपोर्ट निकल कर है क्या कि पार्लियामेंट के सामने, उसमें यह बोला क्या, हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज की इनफ्लो ज्यादा है रेदर देन गुड्स एंड सर्विसेज की आउटफ्लो होना। यानी कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। इंपोर्ट की वजह से क्या होगा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स, ये जो यहां पर बोला गया है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारे पास आएगा कि जाएगा? जाएगा। यानी कि जो करेंसी है इस इंपोर्ट के चक्कर में जाएगी। और अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें, कोई जो है हम बेच नहीं रहे हैं उसको, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू इंपोर्ट। यानी कि इंपोर्ट का पलड़ा भारी है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। यानी कि ये चीज हमें क्या दिखाता है कि हमारा कौन सा सेक्टर वीक चल रहा है। चाइना के केस में ये वाला सिनेरियो रियल बैठता है, पता है? आई रिपीट माई वर्ड्स, चाइना के केस में हमारा ये वाला सिनेरियो रियल बैठता है कि हमारा हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट कम होता है। बताओ ऐसा क्यों? बिकॉज हमारा सेकेंडरी सेक्टर वीक है, या फिर चाइना के कंपैरिजन में वो उतना बूस्टेड सेक्टर नहीं है। वेरी गुड श्रेया, एक्सीलेंट। और सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है, जैसे कि श्रेया ने वर्ड कोट करा यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो यानी कि आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को जानने की वजह से श्रेया होगा क्या, हमारा किस चीज में फायदा हो जाएगा? देश में जनता के प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, एमपीज की बात करें अगर हम लोग, उनको ये समझ में तो आएगा ना कि हमें ज्यादा फोकस करने की किसके ऊपर आवश्यकता है। सरकार को समझ में तो आएगा कि नहीं आएगा, एग्जीक्यूटिव मशीनरी को हमें किसको बूस्ट करना है इस केस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। तो प्रयास करे जाएंगे ना, क्योंकि और कोई तरीका है फिर शायद कि हम अपनी इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को नेगेटिव से पॉजिटिव कर दें। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिसफेवरेबल जा रहा है, डिसएडवांटेज पोजीशन पे जा रहा है, चाइना का प्लस है, हमारा नेगेटिव चल रहा है, और हमें ये पता लग रहा है कैग की रिपोर्ट से कि इंपोर्ट ज्यादा होता है हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज का, एक्सपोर्ट कम होता है। इसका क्या कारण है? सामने निकल कर आया कि सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत वीक है हमारा एज कम्पेयर टू चाइना। तो क्या करा जाएगा इसके लिए? सॉल्यूशन क्या निकल कर आ गया ऑटोमेटिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट से? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट है, हमारी बीओपी अकाउंट ने कैसे हेल्प करती है हमारी ऑटोमेटिकली? उसने हमें क्या बता दिया हमारे पॉलिसी मेकर्स को, इन कमिंग ईयर्स हमें फार साइटेड होने की जरूरत किस पर है, किस पे ध्यान देने की जरूरत है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, राइट? अरे आप अपना खुद का बजट बनाओगे ही नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पास जो सैलरी आ रही है, आपके पास जो पैसे आ रहे हैं, आप उनको कहां खर्च कर रहे हो, कितने बच रहे हैं मंथ के एंड में, कितने क्या जा रहे हैं, है कि नहीं? आप भी तो उसका अकाउंट मेंटेन करके रखते हो, चाहे भले आप लोगों में से किसी को पॉकेट मनी मिलती हो या फिर आप अपना खुद कमाते हो। तो इन शॉर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज इन अ ईयर। यानी कि हम लोग यहां पर क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एक समरी स्टेटमेंट है, एक समरी हमें बता देता है कि कितनी ट्रांजेक्शंस हुई हैं, किस में? फॉरेन एक्सचेंज में। फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हुआ है या फिर आउटफ्लो हुआ है। तो इट शोज परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी इकोनॉमी कौन सी है? हमारी इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी। उसने कैसा परफॉर्म करा एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? चाइनीज इकोनॉमी के सामने हमारी क्या परफॉर्मेंस रही, यूएसए की इकोनॉमी के सामने हमारी क्या परफॉर्मेंस रही, रशियन इकोनॉमी के सामने हमारी क्या परफॉर्मेंस रही, इजराइल इकोनॉमी के सामने हमारी क्या परफॉर्मेंस रही, कोरियन इकोनॉमी के सामने हमारी क्या परफॉर्मेंस रही, साउथ कोरियन इकोनॉमी के सामने। अब ये क्यों, मैंने ये एग्जांपल क्यों लिखे? अब वो अनगिनत एग्जांपल हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि इंडियन इकोनॉमी ने व्यापार किस किस इकोनॉमी के साथ करा था
और यही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत जो है या कोई भी जो कंट्री है वो इक्की दुक्की या फिर 5-6 बास्केट ऑफ कैटेगरीज की कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं करता है। छोटी से छोटी कंट्री भी कम से कम 50-80 कंट्रीज को लेकर चलती है अपने साथ व्यापार करने के लिए, क्योंकि हर एक कंट्री में, विश्व में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके पास हर एक चीज की पूर्ति हो, जिसने अपने दरवाजे बिल्कुल बंद करके रखे हो, क्लोज इकोनॉमी करके रखी हो। ना चाहते हुए भी उसको कुछ रिलेशन अपने पड़ोसी देशों के साथ या किसी न किसी नेशन के साथ बिल्ड करने ही पड़ेंगे, बिल्ड करने ही पड़ेंगे। क्लियर है ये वाली चीज आपको? ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीज sources and uses of foreign exchange in which main sources are sources मतलब फॉरेन एक्सचेंज कहां से आएगा। फॉरेन एक्सचेंज तो एक ही जगह, एक ही तरीके से आ सकता है। जगह छोड़ो, लोकेशन छोड़ो, एक्टिविटीज छोड़ो, पहले मुझे बताओ कौन से तरीके से आ सकता है, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट। और हम उनको यूज कहां पर कर रहे हैं? जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आएगा, जो पैसा आएगा, वो कहीं ना कहीं यूज तो होगा ना। सबसे अच्छा फॉरेन एक्सचेंज आने का तरीका क्या होता है हमारे देश में एक्सपोर्ट के अलावा? एक्सपोर्ट के अलावा मैंने एक कंडीशन लगा दी, एक्सपोर्ट को हटा दिया मैंने, इसके अलावा बताओ सेकंड बेस्ट। एक्सपोर्ट तो देखो, एक बात बताऊं, हमारी कंट्री की रियलिटी ये है, एक्सपोर्ट से इतना ज्यादा, हाँ श्रेया वेरी गुड, एक्सीलेंट, रेमिटेंसेस। थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो रखनी दिया करो श्रेया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक्सपोर्ट जो है गुड्स का, हमारा देश अभी इसके लिए रेडी का है? क्या आपको लगता है हमारे देश में सेकेंडरी सेक्टर बहुत अच्छे से चल रहा है, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, सरकार बहुत ध्यान दे रही है? मैंने आपको बताया था ना, यूपीएससी का हर ऑल्टरनेटिव ईयर पर ये क्वेश्चन होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। एक बढ़ती हुई आबादी जिसकी पूर्ति अगर आपको करनी है, बेस्ट कौन सा सेक्टर है? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस करें श्रेया, तो सबको रोजगार मिल जाएगा, सबका पेट भर जाएगा। प्रूफ देख लो, कितने परसेंट आबादी है श्रेया शाइनी इन्वॉल्व जो अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, बताओ? मोर देन 50%। लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में? 18 से 20%। बिल्कुल सही है श्रेया, ब्रिलियंट। हाँ ठीक है ठीक है, 18 से 20%। अब ये एग्रीकल्चर तो यानी कि फ्लॉप चल रहा है, वो तो नहीं दे सकता, क्योंकि ज्यादातर हमारे देश में एग्रीकल्चर इज अ बिजनेस विच डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, मॉनसून, और वो अलग फैक्टर वाली बात है। क्या सर्विस सेक्टर इतने लोगों को एब्जॉर्ब कर सकता है जितनी आबादी है हमारी? इंडिया की आबादी कितनी है? कौन से नंबर पर आता है आबादी के मामले में अब? फर्स्ट। देख लो शायद महारत कहां हासिल करी इंडिया ने, यहां हम कह सकते हैं वी आर नंबर 1, बाकी चीजों का पता नहीं। हाँ खैर छोड़ो, ये बताओ सर्विस सेक्टर एब्जॉर्ब कर सकता है, दे सकता है इतनी ज्यादा जीडीपी निकालकर? नहीं, क्यों नहीं दे सकता? रीजन क्या है, क्यों बोला नहीं? सर्विस सेक्टर सबसे बड़ी बात तो प्रोफेशनल्स को लेता है। सब लोग एग्री करते हो इस बात पे कि नहीं, पहले बताओ? ज्यादातर एजुकेटेड क्लासेस को लेता है। भारत के अंदर ज्यादातर लोग हैं एजुकेटेड, लिटरेसी रेट अच्छा है ओवरऑल भारत का, मतलब उतना अच्छा कह रहा हूं मैं, बुराई नहीं कर रहा हूं, उतना अच्छा है कि जितना सर्विस सेक्टर एब्जॉर्ब करके जीडीपी कंट्रीब्यूट कर सके। इतनी बड़ी आबादी को और इतनी ज्यादा सर्विसेज क्रिएशन हमारे देश में होंगी क्या? ज्यादा से ज्यादा लोग जग जाए, और ये एक दिन का काम है। लेकिन सब लोगों को अगर इमीडिएट रोजगार अगर प्रोवाइड करना है, लोग क्योंकि डेली बेसिस पर क्या कंज्यूम करते हैं, रोजमर्रा के जीवन में इंसान, किसी भी देश का इंसान क्या कंज्यूम करता है? गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिक नेसेसिटीज के आइटम। और क्या ये डिमांड के साथ मैच कर पाती है सप्लाई हमेशा? नहीं ना। तो हम क्या करें, कौन से सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करें, लोगों को रोजगार भी मिल जाए, चीजें भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो? बेस्ट सेक्टर कौन सा होता है इसके लिए ज्यादा आबादी वाले देश के अंदर? मैन्युफैक्चरिंग। चाइना ने ये वाली चीज दुनिया को गलत प्रूफ करके दिखाई है ना, कि तुम्हारी आबादी अगर सबसे ज्यादा भी हो और तुम लोगों को
रोजगार देने में असमर्थ साबित हो जाओगे, तुम्हारी जनता गरीबी में जिएगी। चाइना ने ऐसा होने दिया क्या? चाइना अब उस रेस का पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर 2.0। लॉकडाउन के अंदर अमेरिका और चाइना के अंदर कौन सा युद्ध चला था? मतलब सामने आमने सामने नहीं, लेकिन कैसा युद्ध चला था? ट्रेड वॉर। सुना है इसके बारे में? कोविड के टाइम पर लेट 2019 एंड अर्ली 2020 ये शुरू हो गया था चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर। और चाइना क्या आज के समय में एक महारत हासिल करा हुआ है चाइना ने इन टर्म्स ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द वर्ल्ड, स्पेशली गुड्स। चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर एक इकोनॉमी के अंदर डंप होते हुए दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? और इसी का फायदा लेते हुए चाइना ने अपनी हाई टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करते हुए बड़े सारे नेशंस के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में उनकी मदद करी कि नहीं करी है? लाइक अफ्रीका, वहां की गोल्ड माइंस के अंदर काम कर रहा है चाइना कि नहीं कर रहा है? एशिया पैसिफिक रीजन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, श्रेया करंट अफेयर पढ़ा था हमने, उसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था। इंडिया की पहुंच बहुत कम है, चाइना की 200 गुना ज्यादा है। तो ये सब चीजें चाइना को फायदा दे रही कि नहीं दे रही है कि वो सोशल वर्क करने गए हुए हैं वहां पर ऐसी कंट्रीज के अंदर? टॉय की बात कर लो आप, क्लोथ्स की बात कर लो, शूज की बात कर लो, टॉफीज की बात कर लो, चॉकलेट्स की बात कर लो, A to Z चाइना की प्रेजेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड फील होती है कि नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ इट सप्लाई चेन? हाँ या ना? कैसे कर पाया चाइना ये महारत हासिल? कैसे? विद इट्स एक्सेसिव फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। ये तो हो गया एक तरीका। क्या इंडिया इसके लिए रेडी है? इंडिया उस मुकाम पर बढ़ रहा है? इंडिया में मास प्रोडक्शन हो रही है, मेड इन इंडिया गुड्स दिखते हैं दुनिया में बहुत ज्यादा। तो अगर एक्सपोर्ट से हम ये वाला काम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को पा सकते हैं एक हद तक, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तरीका है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज को पाने में। एक तरीका, विश्व भर में जो भारत मूल के जो लोग हैं वो अलग अलग जगह पे सेटल हो रखे हैं कि नहीं हो रखे हैं? वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने हिंदुस्तान में रह रही बीवी को, बहनों को, माँ बाप को बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? इसको इकोनॉमिकली क्या कहा जाता है? श्रेया ने भी क्या बोला? रेमिटेंसेस। आप सब ये शब्द जानते ही हो। रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? बाहर की करेंसी हमारे देश में चली आई, अब वो घूमेगी कि नहीं घूमेगी ईशा इसी देश में खर्चा करने के लिए? आपका बॉयफ्रेंड मान लो अमेरिका में रह रहा है ईशा, वो $100 भेज रहा है कि लो बेबी खर्चा करा करो तुम, मैं बहुत कमा रहा हूं तुम्हारे लिए। अब वो 8,000 रुपये, 8,500 रुपये जो भी तुम कन्वर्ट करके जो तुम देश में खर्चा कर रही हो, तो वो इसी देश में घूमेगा ना वो पैसा। तो वो क्या हुआ? रेमिटेंस। कोई कितनी खुश हो रही है, वाह सर कहाँ मिलेगा ऐसा बॉयफ्रेंड। ठीक है। रेमिटेंस की खास बात ये होती है, 1 डॉलर, सामने वाला अमेरिका में रह रहा है, वो वेल सेटल्ड पर्सन है, उसके लिए मान लो कि जो पर्सन आपको पैसे भेज रहा है उसके लिए 100 रुपए के बराबर है वहां पर $100, ठीक है। लेकिन आपके लिए 8,338 रुपीज है। मान लो आपका कोई भाई, आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, कुछ भी है, आपको बाहर से कोई भी पर्सन, चाचा चाची मामा मामी जो भी आपको पैसे भेज रहे हैं, और ये पैसे उनके लिए शायद से कुछ भी ना हो, लेकिन इतना अगर आपकी पॉकेट मनी महीने की हो जाए कि आपको कोई ना कोई, अपार्ट फ्रॉम जो भी आपके यहाँ पर खर्चे होते हैं जो मम्मी पापा आपकी पूर्ति करते हैं, बाहर से कोई भेजने वाला आपको इतने इतने रुपए हो, 8,500 रुपए के आसपास आपको कोई भेज रहा है, क्या वो आपके लिए मायने रखते हैं? आपके लिए वर्थ रखते हैं? इंडिया के अंदर क्या वो आपके लिए वर्थ रखते हैं? हाँ या ना? अबे रईसों की औलादो, बोलो हाँ या ना तो बोलो। तो
ये क्यों रखते हैं? उनके लिए तो कुछ भी नहीं थे, आपके लिए बहुत कुछ क्यों क्यों थे? आपने एक टर्म का नाम सुना है? पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। सेम अमाउंट में शाइनी, एक गुड्स एंड सर्विसेज की बास्केट अमेरिका में कितनी बन जाएगी और उसी सेम अमाउंट से इंडिया में कितनी बन जाएगी? क्या ये $100 अमेरिका में बहुत बड़ी गुड्स एंड सर्विसेज की बास्केट बना पाएगा? लेकिन इंडिया में साढ़े आठ हजार रुपए का बहुत सारे परिवारों का राशन आ जाता है, 2 महीने का, 1.5 महीने का, राइट? अगर ये वाले जो पैसे हैं बीपीएल फैमिलीज को दिए जाए और वो अनाज जिस रेट पर लेकर आते हैं, ये उनके सालों साल चलने वाले पैसे नहीं हो गए? फिर ये बताओ, एक किसान के खेत पर काम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते वाले पैसे? ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंट्री सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जहां पर मेन सोर्सेज क्या है? एक्सपोर्ट्स, ट्रांसफर्स एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। और कैसे आ सकता है फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में? बोरिंग। बोरिंग किससे? लेकिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। लेकिन बोरिंग, सच काइंड ऑफ बोरिंग विल क्रिएट अ लायबिलिटी। कैसी लायबिलिटी? रिटर्निंग द प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या हमारे देश ने बोरो करा था? कितना? शाबाश, शाबाश, $7 बिलियन। गुड ईशा, गुड श्रेया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हमारे देश में किसका इनफ्लो? एफडीआई, या फिर कौन सा कल्चर? एमएनसी। इसके एग्जांपल क्या है? क्या ऐसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से, जिसके मैं नाम लिखने जा रहा हूं, देश के लोगों को रोजगार मिलता है या किसी भी तरीके से हमारे देश की हेल्प होती है कि नहीं होती है? आप बताना मुझे। जो देश इन्वेस्ट कर रहा है उसकी तो होगी, ऑब्वियस बात है, वो पागल तो है नहीं। लेकिन आप मुझे बताना, जो मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, क्या उसकी वजह से हिंदुस्तानियों की मदद हुई है कि नहीं हुई है? थोड़ी बहुत भी बताओ। मैं लिख देता हूं पहले। मैकडोनल्ड्स एंड केएफसी। कैसे हुई है? अपने निब्बे निबियों को लेकर जाते हो यहां पर खिलाने और टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है ऐसे। हाँ, वर्कर्स इंडियन है, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती यहां पर? कैसे भी करके हेल्प तो हो रही है ना लोगों की। और लोग कुछ भी बंद कर सकते हैं, खाना पीना बंद होगा क्या? 1990 से, मान लो, चलो मुझे नहीं पता ये कब खुला था, मैडी पहला या केएफसी। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ही खुला होगा 1990 से। साल 2000 मान लेते हैं, चलो ठीक है, 2000 एक राउंड फिगर पकड़ लेते हैं। 2000 से लेकर 2023 तक ये मैडी और केएफसी की ब्रांचेस बढ़ती चली गई हैं कि फिर कम होती चली गई हैं? मैं कंट्रोवर्सी और उसकी बात नहीं कर रहा, वैसे भी हुई भी नहीं है कोई कंट्रोवर्सी वाली बात, तो ठीक है। ये लेकिन ये चेनें ये बढ़ती चली गई, कम हुई है? तो जिन्होंने इन्वेस्ट करे, ये कहाँ की कंपनीज हैं, कौन सी कंट्री की कंपनीज हैं ये? यूएसए की। उन्होंने जो इन्वेस्ट कर रखा है उनको फायदा मिल रहा होगा, तभी तो वो अपनी ब्रांच बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे? बताओ। अल्टीमेट ब्रांच को एक्सपेंड करने की परमिशन कहां से आती होगी? किसी इंडियन मैनेजर से। और उस इंडियन मैनेजर का कॉन्टेक्ट किससे रहता होगा? अमेरिका वालों से रहता होगा कि नहीं रहता होगा? सारे टेस्ट वगैरह, कैसे मसाले, कैसे टिक्कियां बनानी, कैसे फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं, ये सारा टेस्ट डिसाइड होकर अमेरिका से आता है ना, कि हिंदुस्तानियों को अपने अपने उस पर छोड़ दिया जाता है कि जैसा तुम्हें मैडी जिस फ्रेंचाइजी का टेस्ट रखना रखो। अगर तुम बिहार में जाकर किसी मैडी में बैठ जाओ या फिर जाकर कर्नाटका में बैठ जाओ, क्या टेस्ट सेम मिलेगा मैकालू टिक्की बर्गर का? है ना? ये चेंज क्यों नहीं होता? ये इवननेस या फिर यूनिफॉर्मिटी क्यों है यहां पर? बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। और इसकी वजह से क्या है? हजारों लाखों लोगों को इंडिया के अंदर रोजगार मिल रहा है अपना कि नहीं मिल रहा है? आप सोच के देखो इसकी सप्लाई चेन। सबसे पहले तो किचन में काम करने वाले कुक, रोजगार क्रिएट हो रहा है, हो रहा है। मैनेजर क्रिएट हो रहा है, हो रहा है।
ऑनलाइन डिलीवरी कोई लोग अपने घर पे करवाना चाहते हैं, फिर ये लोग अपने बंदे भी रखते हैं जो कि बाइक लेकर, डोमिनोज वाले आपको पता ही है, KFC कोई भी हो, ये जाते हैं लेकर। मतलब एक तीर से 7-8 निशाने चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? मल्टीपल फ्रंट्स पे लोगों को मिल रहा है रोजगार की नहीं मिल रहा है? फिर जो रॉ मटेरियल्स इनको सप्लाई करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम सुना आपने? ये आलू वगैरह, मैक आलू टिक्की बनाने के लिए, फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए क्या अमेरिका से आलू आते हैं? ऐसा तो नहीं होता। तो ये मैडी वाले, KFC वाले किसके साथ डीलिंग कर लेते हैं? भारत के किसानों के साथ। पहले से इनको बोल दिया जाता है, एडवांस में पेमेंट दे दी जाती है कि आलू उगाना, इस सीजन के अंदर ज्यादा उगाना, अच्छी क्वालिटी के उगाना और हमें देना, हम तुमसे खरीदेंगे। सबका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे? तो वेरियस मेन यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर, ये तो हो गया सोर्सेस, मेन सोर्सेस। अब ये यूज कहाँ हो गया हमारी फॉरेन एक्सचेंज, कहाँ यूज करेंगे हम? यार ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके पास जो है फॉरेन एक्सचेंज आती चली जाएगी। आप लोग अपनी सैलरी या पॉकेट मनी की बात कर लो। अगर आपको 1 लाख सैलरी मिलती है तो आप क्या ये कह सकते हो शायनी कि जो 1 लाख रुपए हैं वो आप अगले महीने आपके 2 लाख हो जाएंगे, तीसरे महीने 3 लाख हो जाएंगे, चौथे महीने 4 लाख हो जाएंगे? ऐसा होगा क्या? अनटिल शायनी आप चालाक नहीं हो तो, कि तो मेरी चल रही है, खर्च करने के लिए तो पापा से मांगूंगी, ठीक है? लेकिन जो सपाट, ये क्यों नहीं होंगे? 1 के 2, 2 के 3, 3 के 4 ऐसे क्यों नहीं होंगे? ये लाखों रुपए क्यों नहीं बढ़ते चले जाएंगे अगर 1 लाख की चल रही है? खर्चे नहीं करोगे क्या ईशा? बच्चों की स्कूल की फीस, बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराया, बिजली का बिल, काम वाली के पैसे, राशन के पैसे, आपका कुछ खाने का मन है, इन सब चीजों में होंगे कि नहीं होंगे? अब देश के बेसिकली पैसे जो फॉरेन एक्सचेंज होती है कहां खर्च होती है? इंपोर्ट्स। अभी तक हमने क्या करा था ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर? एक्सपोर्ट, वहां से आ रहा था, इंपोर्ट से जाएगा, है ना? हमारा देश के इतना सक्षम है या कोई भी देश इतना सक्षम है कि सारा सामान हम लोग यहीं पर बना ले? चाइना अपने देश में कोई इंपोर्ट, कुछ भी चीज इंपोर्ट नहीं करता होगा, कोई भी गुड सर्विस इंपोर्ट नहीं करता होगा क्या? चाइना का इंपोर्ट जीरो है। जापान इतनी टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी महारत हासिल करा हुआ है, जापान में वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम भी है, लेकिन जापान का जीरो इंपोर्ट के मामले में कुछ भी चीज इंपोर्ट नहीं करता है क्या? इतना बढ़िया वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम होने के बावजूद भी जापान जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स काफी भारी भरकम मात्रा के अंदर इंपोर्ट करता है। अल्टीमेटली एक लिमिटेशन तो आई जाती है ना, आइलैंड कंट्री है ना वो। जापान में लेकिन एक चीज बहुत अच्छी मिलती है, बनती है वर्टिकल फार्मिंग से, वो क्या? चावल। और उसको बोला जाता है वैसे प्लास्टिक का चावल, लेकिन वो कोई प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक नहीं जो कि हार्म करे आपको, वो ओवर न्यूट्रिशियस चावल होता है। हमारे यहाँ के मान लो कि 10-15 बासमती की जो बासमती चावल के जो दाने हैं, जितनी उन 15 दानों के अंदर जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होगी, वो जापान के अंदर ग्रो होने वाली चावल के एक दाने के अंदर होती है। और सोच के देखो, परमानेंट कोई खेती बाड़ी भी नहीं है, आइलैंड कंट्री है, ऊपर से अर्थक्वेक वॉल्केनो का शिकारी है ना? बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट सिस्टम वहाँ पर रहता है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। तो वो वर्टिकल फार्मिंग कर करके ये सारे काम करता है, एक्वापॉनिक्स और ये सब। इंपोर्ट, हम यहां पर क्या कर रहे थे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहां पर हो रही थी, ठीक है? यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे? ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड या रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आ रहा था पैसा। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ये देखो, फ्रॉम वर्ड यहां पर आके क्या हो गया? चेंज हो गया टू, हम भेज रहे हैं अब। लेकिन ट्रांसफर को अगर हम लोग उसमें बदल दें, चलो ट्रांसफर छोड़ो, इसको इसको आप यहां पर आ जाओ, लैंडिंग अब्रॉड। लैंडिंग में एक अच्छी चीज क्या होगी? हमारा पैसा लग तो रहा है शॉर्ट टर्म के लिए बाहर गया है, लेकिन हमारे पास वो वापस आएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और या आपने कोई एसेट अगर परचेज कर रखी है बाहर, तो अब बार बार ये एग्जांपल पढ़ते हुए अपने दिमाग में सरकार को लेकर मत आना। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, सरकार का रोल कम है आज के जमाने में, प्राइवेट प्लेयर्स का रोल ज्यादा है, ठीक है? क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एक एनुअल फाइनेंशियल ईयर में कैरी आउट होती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, एक टिपिकल बिजनेस अकाउंट की तरह, एक बिजनेस अकाउंट एक बिजनेसमैन का कैसे रन करता है? उसमें एक साइड होती है क्रेडिट की साइड, दूसरी साइड होती है डेबिट की साइड। कितना पैसा उस बिजनेस फर्म के पास आया और कितना पैसा उससे गया बाहर,
तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट भी कैसा है? इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, जिसके अंदर दो साइड होती हैं, एक क्रेडिट साइड, एक डेबिट साइड। कोई सी भी जो ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी अगर आती है, विच ब्रिंग्स इन, दो देशों के बीच में व्यापार ऐसा हुआ कि हमारा सामान गया, हमारी सर्विसेज गई बाहर, वहां से पैसा आया, फॉरेन एक्सचेंज आया, वो रिकॉर्ड करा जाएगा क्रेडिट साइड पर और उसको सिम्बलाइज कर जाएगा विद पॉजिटिव सिग्नेचर, पॉजिटिव साइन। ऑन द अदर एंड, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से हमारे यहां सामान या सर्विसेज तो आ गया, लेकिन वी आर लूजिंग फॉरेन करेंसी, इन दैट केस इट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। एग्जाम्पल, मैं जब एग्रीकल्चर आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको एक फ्रूट के बारे में बता रहा था, इंटरनेशनल डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है और इंडिया उसको बहुत ज्यादा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के तौर पर ग्रो करता है और उसको एक्सपोर्ट करता है आजकल। क्या है वो, कौन सा फ्रूट है? ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट कहां पर मैं रिकॉर्ड करूंगा उससे आया हुआ जो पैसा या जो गया हुआ पैसा? क्या है? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो क्रेडिट साइड होगी, वो डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें, हम लोग क्या कच्चा तेल मंगवाते हैं गल्फ कंट्री से? मंगवाते हैं। तो जो कच्चा तेल है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, क्या कौन सी साइड पे रिकॉर्ड मतलब पहले तो ये बताओ, कच्चा तेल तो आ गया, यहां पर पैसा गया कि आया? आउटफ्लो हुआ, गया, कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करूंगा मैं इसको? डेबिट साइड। साइन नेगेटिव। आप केस समझ गए? ये दुबई का आईफोन का केस, 1.5 लाख रुपए, फोन तो आ गया लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट। क्यों नेगेटिव? सॉरी, नेगेटिव सिग्नेचर। क्यों? बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रही है और दुबई वालों को मिल रही है ना? दुबई ने, यानी कि इस केस में इंपोर्ट किसने करा? इंडिया ने इंपोर्ट करा, और एक्सपोर्ट किसने करा? दुबई वालों ने। तो फॉर एग्जांपल, एक्सपोर्ट इज क्रेडिट आइटम, एक्सपोर्ट जो है क्रेडिट आइटम है बिकॉज उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आती है, वेयर इज इंपोर्ट इज अ डेबिट आइटम सिंस इट कॉजेज आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। सिमिलरली, बोरिंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये क्रेडिट आइटम है क्योंकि इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज आता है, वाइल लेंडिंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ डेबिट साइड एज इट लीड्स टू आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना, इसको मैंने भी आपको क्लियर करा यहां पर जब मैं आपको पढ़ा रहा था लेफ्ट कॉर्नर में, बोरोइंग, ये क्रेडिट आइटम लग रहा है लेकिन ये शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है। लॉन्ग टर्म में तो आपको अमाउंट वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सिमिलरली लेंडिंग, ये शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि डेबिट आइटम है, ये बाहर जा रहा है पैसा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर वापस आएगा कि नहीं आएगा ब्याज के साथ? हाँ या ना? ठीक है। तो फीचर्स क्या होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के, बीओपी अकाउंट के प्रोमिनेंट फीचर्स क्या होते हैं? एक तो जितना अभी मैंने आपको पढ़वाया ये इसी से फीचर्स बनेंगे, और जितना मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ज्ञान दिया था, सबसे पहले तो ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है एक गिवन टाइम पीरियड का, और ये जनरली टाइम पीरियड कितना होता है? 1 फिजिकल ईयर। उन सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का जो कि हुई है रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री के बीच में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। इसके अंदर वो सारी ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड है जो कि हो रखी होती हैं कंट्रीज की गुड्स में, जिसको आप कहते हो विजिबल आइटम या फिर टेंजिबल आइटम। सर्विसेज में इनविजिबल आइटम्स, इंटेंजिबल आइटम्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स,
एंड एसेट्स, फ्लो ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो, यूनिलेटरल ट्रांसफर पता है क्या होता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर एक तरीके से आपको बाहर की कंट्री से या आपने अपनी कंट्री से किसी को भी कोई भी गिफ्ट भेजा, कोई रेमिटेंस भेजी, वो यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है। मैंने आपको नेशनल इनकम के चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाया था ये वाला कंसेप्ट। यूनिलेटरल ट्रांसफर वो ट्रांसफर होते हैं, एक साइड ही पैसा जा रहा है, लेकिन उसके बदले में कोई भी क्या कहेंगे उसको हम लोग, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है बदले में। जैसे जनरली यही होता है ना, आपको किसी भी चीज के पैसे कब मिलेंगे? जब आप कोई सर्विस दोगे, कहीं जाकर काम करोगे, 30 दिन के लिए कुछ मेहनत करोगे, दिहाड़ी कर रहे हो, तो आप पैसा कमाओगे ना। जब बिना इकोनॉमिक लेबर इन्वेस्ट करे, बिना इकोनॉमिक लेबर, इकोनॉमिक वर्क, या देश के अंदर सिंपल भाषा में मैं अगर इसको लिखूं, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में पर्सन का कोई योगदान नहीं रहा, फिर भी उसके पास पैसे आ रहे हैं, वो होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब यूनिलेटरल ट्रांसफर जैसे कैसे होते हैं विद इन द कंट्री, अगर मैं आपको बताऊं, जनरली हम लोग ऐसे मानते हैं कि हाउस होल्ड जो है वहीं से पूरी की पूरी इकोनॉमिक साइकिल शुरू होती है। हाउस होल्ड से जो मेंबर्स होते हैं हमारे देश में, वो लोग जाकर कहीं ना कहीं काम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, 30 दिनों तक ऐसा ऐसा करते रहते हैं। 31वें दिन उनके हाथ में आती है पेमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सैलरी। ये तो बायलेटरल ट्रांसफर हो गया, पर्सन ने अपनी सर्विस दी, उसको सैलरी मिल गई। पर्सन ने गुड्स बनाए, प्रोडक्शन में हाथ बटाया, उसको सैलरी मिल गई, ठीक है। लेकिन यूनिलेटरल क्या होगा? अगर किसी स्कीम के अंतर्गत पर्सन को राशन मिल रहा है फ्री में, कोई पेमेंट मिल रही है फ्री में, जैसा कि हम कल ही रात की बात है डिस्कस कर रहे थे गवर्नेंस वाले चैप्टर के अंदर, ईशा याद है? लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश की स्कीम, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की सारी औरतों को हर महीने 1200 रुपए के आसपास दिए जा रहे हैं, हर महीने उनके अकाउंट में आ जाते हैं ये पैसे। लेकिन इसके लिए क्या वो मध्य प्रदेश में कहीं का पर काम करने कोई जा रही है? सरकार की उनसे कोई एक्सपेक्टेशन है या कुछ बोल रखा है कि आप इतना इतना अपना लेबर दोगे या फिर टाइम दोगे या फिर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करोगे तब आपको 1200 रुपए मिलेंगे? ये कोई कंडीशन है क्या? कोई कंडीशन है क्या? लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट ऑफिस वगैरह के अंदर काम करो, तो आपको मालिक बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आपको सैलरी तभी मिलेगी जब आप कुछ काम करोगे। तो ये वाले जो यूनिलेटरल ट्रांसफर होते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं? दीज आर अनकंडीशनल ट्रांसफर्स। कंडीशन कौन सी होती है ट्रांसफर के केस में? ये तो अनकंडीशनल बोल दिया मैंने। कंडीशनल वाले कौन से होंगे? जहां पर आप अपनी लेबर दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में अपना टाइम दे रहे हो। ओके, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया? आगे बढ़ू? ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शंस एंड गुड्स सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड एसेट्स, फ्लो ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब कैपिटल जो होता है, एक पर्सन हो सकता है वो प्रोड्यूसर हो, उसे प्रोड्यूस करो, वो बेच रहा हो अपने कोई भी मशीन्स वगैरह या कोई भी चीज़ है, और सामने वाले उनको खरीद रहा हो। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैसा होता है? इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन डबल डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कुछ भी नहीं है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि मैं आपको फुकरे का एग्जांपल बता रहा था, वो जो सरदार होता है उसका नाम आई थिंक लाली होता है उस मूवी के अंदर, तो वो अकाउंट्स पढ़ता है अपनी टीचर से, नीतू मैम से, तो उसमें वो बोलता है कि डबल एंट्री सिस्टम सीख रहा होता है वो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो दैट इंक्लूड्स बोथ रिसीट एंड पेमेंट। और ये जो डबल एंट्री है, इट कीप्स डेबिट साइड ऑफ बीओपी एंड क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है, ये दो सब अकाउंट के अंदर डिवाइड होता है, करंट अकाउंट
कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, यहां पर क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। ये जो फर्स्ट 3 आइटम्स ये जो बोल रहे हैं ना, अभी मैं आपको पढ़ाता हूं। ये तो हो गया इसका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होता है? बेसिकली वी रिकॉर्ड चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमेशा आप एक चीज याद रखना, जब भी वर्ड आता है करंट, करंट वर्ड किसको डिनोट करता है इकोनॉमिक्स के अंदर? ये शॉर्ट टर्म को कि लॉन्ग टर्म को? शॉर्ट टर्म। और कैपिटल वर्ड हमेशा किसको डिनोट करता है? लॉन्ग टर्म को। क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो आइटम्स के होते हैं लगातार होते रहते हैं, शॉर्ट टर्म की बात है। यूनिलेटरल ट्रांसफर शॉर्ट टर्म की बात है, जी हाँ बिल्कुल। आप अपने माँ बाप को पैसा भेज रहे हो, कुछ भी भेज रहे हो, टाइम टू टाइम भेजते रहोगे ना। ऐसे तो नहीं बोलोगे कि साल में एक ही बार भेजूंगा मैं, या सरकार अगर कोई स्कीम का लाभ दे रही है तो हर महीने कुछ ना कुछ देगी, राशन वगैरह। ऐसा तो नहीं बोलेगी कि हम 10 साल के अंदर एक ही बार देंगे। लेकिन कैपिटल अकाउंट के अंदर आप चीजें देखो जरा, ये दो एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपको अगर कोई भी अगर बिल्डिंग, लैंड, फर्म, मशीनरी, या फिर अगर आपको किसी लोन को जो बेसिकली वो चुकाना है, जिसका आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है और ब्याज भी देना है, ये शॉर्ट टर्म की बात है कि लॉन्ग टर्म की बातें हैं? लॉन्ग टर्म, ठीक है। अ हाइपोथेटिकल सिंप्लीफाइड एग्जांपल ऑफ अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ये अभी हम नीचे देखते हैं, इसकी दो साइड है यहाँ पर आपकी, क्रेडिट साइड यानी कि रिसीट साइड, एंड डेबिट साइड यानी कि पेमेंट साइड। यानी कि इनमें से किसमें हमारे पास पैसा आ रहा है और किसमें जा रहा है? कहां पर आ रहा है बताओ? क्रेडिट में आ रहा है, रिसीट साइड है ना, वी आर रिसीविंग इट। एंड डेबिट साइड में जा रहा है। तो जरा आप इसको देखो, कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैसा मेंटेन होता है। यहां पर हम लोगों ने ना 8 रो बनाई हुई है, 4 है क्रेडिट साइड की। आप अगर ये ध्यान से देखो ना, ब्लू कलर का ये पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। रो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वहीं से होगा ना, क्योंकि हमारा पूरा, मैंने आपको बताया ना, ये एक आईआर की थ्योरी के, एक आईआर की कंटेक्स्ट में वाली चीज यूज करी जाती है। तो यहां पर देखो बिल्कुल उसके सामने सामने आमने सामने की बात है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यहां पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट मतलब होगा क्रेडिट साइड, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से होगा क्या, गुड्स बाहर जाएंगे लेकिन पैसा तो आएगा। इंपोर्ट में क्या होगा, गुड्स तो आ जाएंगे लेकिन पैसा बाहर जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज बाहर जाएंगी लेकिन पैसा आएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विस आ जाएंगी लेकिन पैसा बाहर जाएगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर, गिफ्ट्स, इंडेमनिटीज एसेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम फॉरनर्स, रिसीव्ड फ्रॉम, ये आएगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर, गिफ्ट्स, रेमिटेंसेज, इंडेमनिटीज पेड टू फॉरनर्स, जा रहा है बाहर। उसके बाद कैपिटल रिसीट, नाम क्या है, कैपिटल रिसीट। बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, मैंने आपको बताया बोरिंग शॉर्ट टर्म की बात है, लेकिन ये क्रेडिट साइड में इसलिए रिकॉर्ड करा जा रहा है क्योंकि शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से उसको देखा जा रहा है। लंबे समय के अंदर आपको बोरोड अमाउंट वापस करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, यस इट विल ब्रिंग क्रेडिट। और सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स टू फॉरनर्स। कोई भी चीज आपने लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह बेच दी किसी भी बाहर के बंदे को या बाहर की कंपनी को, यहां पर क्या है, कैपिटल पेमेंट। लैंडिंग टू अब्रॉड, यहां पर याद रखना आप भरी जो है पैसा वो दे रहे हो, ये शॉर्ट टर्म के अंदर, ये डेबिट साइड के अंदर आपको दिख रहा है, लेकिन लंबे समय के अंदर ये आपको पक्का क्रेडिट साइड के अंदर ही दिखेगा, बिकॉज आप लोन पर पैसा दे रहे हो तो वो प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आपके पास आएगा। रीपेमेंट्स टू अब्रॉड, वही वाली बात आ गई ना, आपने अगर लोन वगैरह ले रखा था अब आपको वो वापस करना पड़ रहा है, ठीक है। और परचेज, जैसे यहाँ पर देख रहे हो बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, अब ये रीपेमेंट टू अब्रॉड, आपको वो ब्याज के साथ, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ब्याज देना पड़ रहा है। और परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम फॉरनर्स, आपने किसी फॉरनर से कोई लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह परचेज कर रखी है तो। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने ले लिया कि एक्सपोर्ट ऑफ आइटम की वजह से 550 करोड़ हमारे पास आए,
लेकिन जो इंपोर्ट करवाया उसकी वजह से 800 करोड़। ठीक है, यहां पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 150 करोड़ आया, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की वजह से 50 करोड़ गया, 100 करोड़ आया यूनिलेटरल ट्रांसफर की फॉर्म में, 80 करोड़ गई यूनिलेटरल ट्रांसफर देने की फॉर्म में। कैपिटल रिसीट की फॉर्म में हमारे पास आया 200 करोड़, कैपिटल पेमेंट की फॉर्म में क्या हमारे पास 70 करोड़। इन सबका आंकड़ा अगर हम लोग निकालें बैलेंस करते हुए, ये हजार हजार आ रहा है। इस केस में बैलेंस ऑफ पेमेंट एकदम न्यूट्रलाइज हो गई। वो ना ही फेवरेबल है, ना ही किसी के लिए डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर है। क्यों? क्योंकि टोटल रिसीट 1000, टोटल पेमेंट 1000। हाँ, अब मेरे को अगर बताओ, अगर ऐसा होता कि ये टोटल पेमेंट 1500 ही होती, लेकिन ये सॉरी 1000 ही होती और ये 1500 होता, तो अब क्या हो गया? क्रेडिट साइड ज्यादा है। देश फायदे में कि नुकसान में है? फायदे में। और अगर इसको मैं 1000 रहने दूं और इसको कर दूं 1500, अब घाटे में। और देश का कितने करोड़ का घाटा चल रहा है? 500 करोड़ का। इसको क्या करना पड़ेगा? हमें अलग अलग स्ट्रेटेजी से ऑफसेट करना पड़ेगा। यानी कि ऑफसेट समझ रहे हो ना, इस 500 करोड़ की रिकवरी कहीं और से हो जाए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बेसिकली क्या रिकॉर्ड करता है? एक कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इन्वॉल्व्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, which involves inflow and outflow of foreign exchange. अब यहां पर लिखा हुआ है आर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड और द डेबिट साइड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सपोर्ट कौन सी साइड? इंपोर्ट डेबिट साइड। बोरोइंग्स याद रखना, बोरोइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्रेडिट साइड मैंने बताया था ना, यानी शॉर्ट टर्म में हम लोग यहां पर देखते हैं, लंबे समय के तो अंदर ये तो नुकसान वाली चीज है ना शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन क्रेडिट साइड यूज तो होगा ना वो पैसे, क्योंकि बोरिंग कर रहे हैं। तो हम एक बार बताओ, अगर हम यही देखने लगे अरे यार हमें तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बोरिंग भी तो किसी पर्पज से करी जा रही होगी, है ना? जानबूझ के कोई अपना घाटा उठाएगा देश वगैरह अपना, है ना? गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड क्रेडिट साइड, लेंडिंग टू अब्रॉड डेबिट साइड। तो अकॉर्डिंगली आइटम नंबर 1, 3 एक्सपोर्ट, बोरिंग फ्रॉम एंड गिफ्ट्स फ्रॉम, ये जो है these are credit items because these bring in foreign exchange. Item number 2 and 5, 2 है boring from the rest of the, नहीं 2 है import और 5 है lending to abroad, import and lending to abroad. These are debit items as these cause outflow of foreign exchange. अब ये जो हम आइटम्स है ना एक एक करके, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, रिसीव्ड फ्रॉम, पेड टू, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल पेमेंट, इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक आइटम्स को। ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।